जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान लो कॉमर्स एंड कंपटीशन में। मैं पीके सर स्वागत करता हूं ज्ञान लो कॉमर्स एंड कंपटीशन में। आपके माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको हम बताए थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखांकन मानक प्रमाप दो प्रकार के होते हैं। एक आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखांकन प्रमाप होते हैं और एक भारतीय लेखांकन प्रमाप होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखांकन प्रमाप को 1972 में सर्वप्रथम उसका प्रयोग किया गया था और इसमें 30 इसके मुख्य कार्यालय हैं। इसमें केनन, स्टेट, लंदन, यूनाइटेड किंगडम आदि जगहों पर स्थित हैं और वर्तमान में लगभग 100 से अधिक देशों की 140 पेशेवर संस्थाएं इसके सदस्य हैं और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक मंडल का क्या है, सदस्य हैं। और इसमें बताए थे भारतीय लेखांकन भारतीय स्तर पर लेखांकन मानक। तो देखिए, भारतीय स्तर पर लेखांकन मानक में भारतीय स्तर पर लेखांकन मानक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो भारतीय स्तर पर लेखांकन मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1973 में किए गए प्रयासों के बाद भारत में लेखांकन मानक प्रमापों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुआ और अप्रैल 1977 में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICWA ने एक लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना की और यह बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर भारत में प्रचलित कानूनों, रीति रिवाजों तथा व्यवहारों को ध्यान में रखकर भारतीय लेखांकन तैयार करता है और जिसमें कई लेखांकन प्रमाप दिए गए हैं। जिसमें फर्स्ट है आपका लेखांकन नीतियों का प्रस्तुतिकरण, लेखांकन नीतियों का प्रस्तुतिकरण। सेकंड है आपका स्टॉक का मूल्यांकन रहतियों का मूल्यांकन। थर्ड है आपका कैश फ्लो रोकड़ प्रवाह विवरण। फोर्थ है आपका आर्थिक चिट्ठे की तिथि के बाद घटित घटनाएं या संगठिताएँ। 5 है आपका अवधि के लिए शुद्ध लाभ अथवा हानि की लाभ अथवा हानि का प्रमापन। और 6 है, तो 6 आपका है ह्रास। देखिए, ह्रास को इंटरनेशनल में 4th की श्रेणी में रखा गया है ह्रास लेखांकन। 7 है आपका निर्माणी ठेकों का लेखांकन। 8 है आपका अनुसंधान एवं विकास के लिए लेखांकन। 9 है आगम की मान्यता। 10 है अस्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन। 11 है विदेशी विनिमय दरों के परिवर्तनों के प्रभावों के संबंध में लेखांकन। 12 है सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन। 13 है विनियोग के लिए लेखांकन। 14 है एकीकरण के लिए लेखांकन। 15 है कर्मचारी अनुलाभ और 16 है ऋण लेने की लागतें। 17 है प्रखंड प्रतिवेदन। 18 है संबंधित पक्षों की प्रकटीकरण। 19 है पट्टे से संबंधित लेखांकन और 20 है प्रति अंश उपार्जन। 21 है समेकित या मिश्रित वित्तीय विवरण। 22 है आय पर करों के लिए लेखांकन और 23 है समेकित या मिश्रित चिट्ठा। और देखिए दोस्तों, इसमें मोस्ट आपको बता दे रहे हैं। इसमें 26 में आपका अमूर्त संपत्तियों का लेखांकन बताया गया है। 8 में संपत्तियों में व्यवधान जो भी हो उसका लेखांकन होता है। 30 में होता है वित्तीय लेखे की मान्यता एवं माप का लेखांकन और 31 में वित्तीय लेखे प्रस्तुतिकरण से संबंधित होता है और 32 आपका वित्तीय लेखे प्रकटीकरण से संबंधित होता है। इस प्रकार दोस्तों, ये आपका भारतीय लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानक प्रणाली के अंतर्गत सिस्टम होते हैं। जिससे क्वेश्चन में दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित है। यह आपका ऑप्शन सही है कि गलत है? तो यह आपका ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 निर्माण ठेकों के लेखांकन से संबंधित होता है। तो यह आपका ऑप्शन बिल्कुल क्या है, गलत है। क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एकीकरण से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? एकीकरण का मतलब आपका एमालगमेशन जब 2 या 2 से अधिक कंपनियां एक निश्चित उद्देश्य से एक में मिलाई जाती है, उसे ही हम एकीकरण कहते हैं। उसके बाद से लेखांकन मानक जो 14 होता है, एकीकरण लेखांकन पर व्याख्या करता है। ये बिल्कुल सही है आपका। लेखांकन किससे संबंधित होता है? 14 तो एकीकरण से।
नेक्स्ट है लेखांकन मानक यानी 20 का संबंध है, तो इसमें लेखांकन मानक 20 का संबंध यानी किससे है, तो लेखांकन मानक 20 का संबंध किससे है, तो प्रति अंश अर्जन से है। किससे है, प्रति अंश अर्जन, यानी उसमें प्रति अंश अर्जन से संबंधित है, इसको याद करेंगे आप। पिछले लेखांकन मानक 26 का संबंध किससे है, तो लेखांकन मानक 26 का संबंध किससे है, तो अमूर्त संपत्तियों से है। किससे है, अमूर्त संपत्तियों से है। नेक्स्ट है लेखांकन यानी 19 का संबंध किससे है, तो लेखांकन 19 का संबंध, तो देखिए लेखांकन 90 का संबंध यानी किससे है, तो यह पट्टे के लेखांकन से संबंधित है, यानी लीज होल्ड से संबंधित है। नेक्स्ट है लेखांकन मानक 30 का संबंध किससे है, लेखांकन मानक 30 का संबंध यानी किससे है, तो लेखांकन मानक यानी 13 का संबंध यानी विनियोग के लिए लेखांकन से, यानी इन्वेस्टमेंट से संबंधित होता है, यानी विनियोग के लिए लेखांकन। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लेखा मानकों को यानी जारी करता है, तो भारतीय लेखांकन मानकों को जारी कौन करता है, तो ऑप्शन ए यानी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी भारतीय चार्टर्ड यानी लेखाकार। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार। नेक्स्ट है लेखांकन मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑप्शन ए वित्तीय विवरण को विश्वसनीयता को सुधारते हैं, ऑप्शन बी लेखांकन नीतियों में समरूपता लाते हैं, ऑप्शन सी वित्तीय विवरणों की गैर तुलनीयता का निराकरण करते हैं, ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है यानी देखिए दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन हम आपको यानी पहले भी बता चुके हैं, इस लेक्चर में बता दे रहे हैं, केवल आपको यानी बस क्वेश्चन बताते जाएंगे। दोहरा लेखा प्रणाली, देखिए दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ, यानी कहाँ हुआ, तो देखिए दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ यानी 1494 ईस्वी 1494 ईस्वी में हुआ था। 1494 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इटली में हुआ था। इटली में यानी वेनिस नगर में हुआ था, तो वेनिस नगर में हुआ था। और इसका जो भी खोज किए थे ल्यूकस पेसियोली नामक यानी गणितज्ञ ने किए थे। और ल्यूकस पेसियोली कहाँ के रहने थे, इटली के रहने वाले थे, वेनिस नगर के निवासी थे। और उन्होंने अपनी पुस्तक दी स्क्रिप्चरिस में इसकी यानी लेखांकन को यानी बताया स्क्रिप्चरिस में। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है द्वि यानी, और इसका देखिए 15वीं शताब्दी में और इसका यानी विकास हुआ था। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है द्विप्रविष्टि प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ, तो ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी इटली में। तो ऑप्शन डी सही हो, या इटली में। द्विप्रविष्टि प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ, तो अभी बताएं शुरू में ही, यानी 1494 में। ऑप्शन बी सही है। द्विप्रविष्टि प्रणाली के जन्मदाता कौन थे, तो ल्यूकस पेसियोली थे। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी पुस्तपालन की द्विप्रविष्टि प्रणाली का अर्थ है यानी एक ही पुस्तक में यानी दो प्रविष्टियाँ, एक ही खाते में दो प्रविष्टियाँ, एक ही व्यवहार के दो पहलू की प्रविष्टियाँ, दो व्यक्तिगत खातों में यानी प्रविष्टियाँ। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी ध्यान से पढ़िए, एक ही पुस्तक में यानी दो प्रविष्टियाँ, ये ऑप्शन क्या है, नहीं बिल्कुल गलत है। फिर से एक ही खाते में यानी दो प्रविष्टियाँ, एक ही खाते में यानी दो प्रविष्टियाँ, यह आपका ऑप्शन क्या है, तो यह आपका ऑप्शन देखिए सही है कि गलत है। तो यह आपका ऑप्शन यानी एक ही व्यवहार के दो पहलू यानी प्रविष्टियाँ, यानी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट है पूंजी खाता है। तो पूंजी खाता कौन सा खाता है, तो व्यक्तिगत खाता है। पूंजी खाता हुआ, अदत्त व्यय खाता हुआ, पूर्वत व्यय खाता हुआ, आहरण खाता हुआ, और ये सब क्या है, यानी आपका व्यक्तिगत खाते हैं। उसके बाद से राम का खाता, मोहन का खाता, श्याम का खाता, इलाहाबाद बैंक खाता, ये सब यानी खाते क्या हैं, तो व्यक्तिगत खाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नाममात्र खाता है, तो ब्याज खाता, बी अदत्त व्यय खाता, अदत्त ब्याज खाता, उपार्जित ब्याज खाता, प्रदत्त ब्याज खाता। तो इसमें आपका यानी ए ऑप्शन सही है, यानी केवल इंटरेस्ट अकाउंट क्या होता है, नाममात्र। बाकी ये तीनों क्या होता है, तो पर्सनल होता है। नेक्स्ट है वस्तु या माल खाता का ही यानी उपविभाग होता है। वस्तु या माल यानी खाता का ही उपविभाग होता है। तो इसमें यानी किस खाता का, तो परचेज खाता का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई मशीन की स्थापना के लिए डेबिट होंगे। तो नई मशीन की स्थापना के लिए यानी डेबिट कहाँ होंगे,
तो ऑप्शन ए यानी व्यय खाते में, ऑप्शन बी मशीन खाते में, ऑप्शन सी लाभ हानि खाते में, ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी ख ऑप्शन सही होगा, मशीन खाते में। नेक्स्ट है अमेरिकन दृष्टिकोण के अनुसार खातों को यानी कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका होता है इनकम, फिर से एक्सपेंसेज, लायबिलिटी और एसेट्स, 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है श्वेता को माल के नगद विक्रय पर डेबिट यानी होगा, डेबिट होगा। तो इसमें निम्नलिखित में से यानी कौन सा कथन, तो देखिए इसमें श्वेता को यानी माल के नगद विक्रय पर यानी डेबिट होगा, तो माल के नगद विक्रय पर यानी डेबिट होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी ख सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, तो पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। फिर से यानी व्यय को क्या करते हैं, तो डेबिट करते हैं, व्यय को डेबिट करते हैं और आय को यानी क्रेडिट करते हैं। फिर से खाते के बाईं ओर यानी डेबिट पक्ष होता है और दाईं ओर यानी क्रेडिट पक्ष होता है। नेक्स्ट है यानी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाते को डेबिट करते हैं, ये आपको बता ही दिए हैं। निम्नलिखित खातों में यानी कौन सा व्यक्तिगत और नाममात्र खाता है, तो देखिए दोस्तों यानी विक्रय खाता, तो विक्रय खाता यानी कौन सा खाता है, तो विक्रय खाता होता है आपका नाममात्र खाता है। क्या होता है, नाममात्र खाता, नॉमिनल होता है। आहरण खाता क्या होता है, तो पर्सनल होता है। किराया खाता क्या होता है, तो नॉमिनल होता है। बैंक खाता क्या होता है, तो बैंक खाता आपका यानी पर्सनल अकाउंट होता है, जिसमें आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट है यानी बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है। भवन खाता वास्तविक खाता है, तो भवन खाता यानी वास्तविक खाता है, यह आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल सत्य है। फिर से अदत्त किराया खाता व्यक्तिगत खाता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद से नेक्स्ट यानी सीधे हम चलते हैं यानी जर्नल पर, यानी जहाँ से आपका अकाउंटिंग का यानी प्रारंभिक। अब देखिए जर्नल होता क्या है, जर्नल, तो देखिए जर्नल को यानी रोजनामचा बोलते हैं, और रोजनामचा का मतलब ये होता है जो दिन प्रतिदिन के यानी डे वाइज जो लेखे होते हैं उनको एक पुस्तक में, प्रारंभिक पुस्तक में लिखने की कला ही यानी क्या कहलाती है, जर्नल कहलाती है, जिसमें डेट वाइज यानी लेन देन का लेखा किया जाता है, यानी उसे ही जर्नल बोला जाता है। और जर्नल के यानी आपके यानी जर्नल के 5 कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, यानी डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये 5 कॉलम होते हैं यानी जर्नल के। और जर्नल की देखिए विशेषता होता है कि इसमें सभी जो भी व्यवहार होते हैं यानी वित्तीय प्रकृति के होते हैं, यानी फाइनेंशियल प्रकृति के होते हैं जो भी व्यवहार होंगे। फिर से इसमें यानी जो भी व्यवहार होंगे यानी 2 पक्षों में लेखा किए जाएंगे, यानी 2 पक्ष होगा, एक डेबिट पक्ष होगा, एक क्रेडिट पक्ष होगा। और इसमें जो भी व्यवहार होंगे उसका लेखा यानी क्रमानुसार किया जाएगा, यानी सीरियल नंबर से किया जाएगा और डेट वाइज किया जाएगा। फिर से चौथा ये है कि इसमें जो भी एंट्री किया जाएगा उसका यानी पंजीयन किया जाएगा, यानी उसका खतौनी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से सीधे हम चलते हैं यानी क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए जर्नल को यानी समानतः कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो देखिए जर्नल को समानतः कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 4 भागों में, ऑप्शन सी 5 भागों में, ऑप्शन डी 8 भागों में, यानी कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो इसमें देखिए जर्नल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी ग ऑप्शन सही होगा, यानी 5 भागों में, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है ए को 5% व्यापारिक बट्टा पर यानी व्यापारिक कटौती पर 1500 रुपये माल विक्रय करने का यानी विक्रय करने पर यानी विक्रय खाता होगा। तो विक्रय खाता को हम क्या करेंगे, तो ऑप्शन ए 1425 से डेबिट, ऑप्शन बी 1425 से क्रेडिट, ऑप्शन सी 1500 से क्रेडिट, ऑप्शन डी 1575 से यानी डेबिट। तो देखिए 5% व्यापारिक छूट का मतलब ये होता है कि 1575, यानी इसमें से 1500 में से यानी 1500 में से आप क्या करेंगे यानी 75 रुपया घटा देंगे, तो 1500 में से यानी 75 घटाएंगे तो वो आपका बचेगा यानी 1400 यानी 25, तो 1425 से, तो 1425 इसमें आपका ख पॉइंट यानी सही होगा, यानी माल को यानी विक्रय करने पर यानी छूट दे रहे हैं तो यानी आपका ख पॉइंट यानी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है राम को चुकाया गया
यानी किराया या निम्न में से यानी कौन सा खाता नहीं खोला जाएगा। तो राम को यानी चुकाया गया किराया, तो राम को चुकाया गया किराया तो आपका एंट्री होगा यानी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रेंट का खोला जाएगा, किराया खाता खोला जाएगा, राम का खाता नहीं खोला जाएगा। किसका नहीं खोला जाएगा? राम का। नेक्स्ट है नई मशीन की स्थापना के व्यय डेबिट होंगे, तो इसको बता चुके हैं मशीन खाते में। नगद अपहार बट्टा दिया जाता है। तो देखिए दो प्रकार का बट्टा होता है, एक आपका होता है यानी बट्टा का मतलब ये होता है रियायत यानी छूट, यानी रियायत यानी छूट, यानी जब आप नकदी में माल बेचते हैं तो क्या करते हैं, यानी नकदी में पेमेंट पाने के लिए कुछ छूट देते हैं जिसे हम नगद बट्टा कहते हैं। और व्यापारिक बट्टा यानी माल को यानी बिक्री को अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से यानी व्यापारियों को दिया जाता है, इसे व्यापारिक बट्टा कहते हैं। और देखिए दोस्तों यानी व्यापारिक बट्टा का लेखा यानी नहीं किया जाता है, नगद बट्टा का ही लेखा किया जाता है। नगद बट्टा यानी नगद बट्टा जैसे मान लीजिए कैश डेबिट है तो बट्टा भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट है तो बट्टा भी क्रेडिट होगा। तो इसमें क्वेश्चन दिया है नगद अपहार बट्टा दिया जाता है। तो नगद अपहार बट्टा यानी किस पर दिया जाता है? तो नगद अपहार बट्टा यानी किस पर दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन यानी समय से पूर्व रोकड़ प्राप्त करने पर यानी घ वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है यानी व्यापार की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राहकों को दिया जाने वाला बट्टा है। तो अभी बताए हैं व्यापार की यानी बढ़ाने की दृष्टि से ग्राहकों को दिया जाने वाला बट्टा यानी कौन सा बट्टा होता है? तो इसमें ऑप्शन यानी 6 का यानी ऑप्शन यानी सी सही होगा, यानी व्यापारिक बट्टा। इसे जनरल प्रविष्टि उनके लिए नहीं की जाती है, जनरल प्रविष्टि उनके लिए नहीं की जाती है, किसके लिए? व्यापारिक बट्टा के लिए, नगद बट्टा के लिए, दोनों के लिए। तो अभी बताए हैं व्यापारिक बट्टा का नहीं होता है, यानी केवल कैश डिस्काउंट का होता है। नेक्स्ट है यानी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जिसमें दिया है यानी ए को माल बेचा, यहाँ ए का खाता किया जाएगा। तो ए को माल बेचा यानी ए का खाता क्या किया जाएगा? तो ए का खाता यानी डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट है ब्याज की प्राप्ति पर यानी कौन सा खाता डेबिट और कौन सा खाता क्रेडिट होगा? तो ब्याज की प्राप्ति पर यानी कैश खाता डेबिट होगा और इंटरेस्ट खाता क्या होगा? क्रेडिट होगा। फिर से नाम मात्र खाते के शेष को, नाम मात्र खाते के यानी शेष को यानी कहाँ पे? तो लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है, यानी कहाँ पे? तो लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है। फिर से व्यापारिक यानी पीएल अकाउंट में या आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर से व्यापार की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राहकों को दिया जाने वाला बट्टा है, तो आपका व्यापारिक बट्टा इन ट्रेड डिस्काउंट है। व्यापार में नगद पूंजी लाने पर रोकड़ खाता होगा, तो व्यापार में नगद पूंजी लाने पर रोकड़ खाता यानी क्या होगा? तो डेबिट होगा। फिर से माल खाता को यानी उप विभागों में विभाजित किया गया है, तो कितने उप विभागों में? तो 5 विभागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम खाता बही पे। तो देखिए जो खाता बही होता है, तो खाता बही होता क्या है? तो खाता बही में सबसे पहले देखेंगे यानी जो भी जर्नल में लेखे किए गए हैं उसको अलग अलग वर्गों में विभाजित करने की प्रक्रिया है, यानी खाता बही कहलाती है। खाता बही में यानी इसके 5 यानी 4 कॉलम डेबिट के, 4 कॉलम यानी क्रेडिट के होते हैं, जिसमें आपका डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेबिट, फिर से डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट क्रेडिट, यानी इसमें यानी कुल कितने कॉलम होते हैं? यानी 8 कॉलम होते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है निम्नांकित विवरण यानी सत्य हैं या असत्य हैं। तो ऑप्शन दिया है खाता बही लेखांकन की प्रविष्टि को यानी मूल पुस्तक कहा जाता है। तो खाता बही लेखांकन की प्रविष्टि को यानी मूल पुस्तक कहा जाता है, यह ऑप्शन सही है कि गलत है? तो जो लेखांकन की जो मूल पुस्तक होती है दोस्तों, तो लेखांकन की मूल पुस्तक कौन होती है? तो लेखांकन की जो मूल पुस्तक होती है यानी खाता बही होती है, इसलिए ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट है खाता बही खातों का समूह होता है, तो खाता बही खातों का समूह होता है, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नकल बही से खाता बही में प्रविष्टि को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया ही खतौनी कहलाती है, तो यह भी आपका ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। फिर से खाता बही की सहायता से तलपट एवं अंतिम खाते बनाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। खाता बही में प्रत्येक प्रविष्टि के यानी नीचे, खाता बही में प्रत्येक प्रविष्टि के नीचे यानी व्याख्या लिखी जाती है, तो व्याख्या नहीं लिखी जाती है क्योंकि बिल्कुल गलत है, यानी इसमें नरेशन नहीं लिखा जाता है। क्रय वापसी खाता सदैव डेबिट शेष दर्शाता है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि क्रेडिट शेष दिखाता है। और क्रय वापसी यानी बिल्कुल यानी आपका ये ऑप्शन क्या है? यानी गलत है। खाता बही के प्रारंभ में एक अनुक्रमणिका होना आवश्यक होता है, यह आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल सही है।
खाता बही में केवल व्यक्तिगत खाते ही खोले जाते हैं। तो खाता बही में यानी पूरे व्यक्तिगत खाते हुए चाहे नाम मात्र चाहे वास्तविक पूरा खोला जाएगा, केवल दे रहा है व्यक्तिगत खाते, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है खाता बही में यानी किसी भी खाते के दोनों पक्षों का योग कभी भी समान नहीं होता है, कभी भी समान नहीं होता है। तो यह आपका ऑप्शन क्या है, तो ध्यान से पढ़िए। यानी खाता बही में यानी किसी भी खाते के दोनों पक्षों का योग कभी समान नहीं होता है, तो यह आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल गलत है। उसके बाद से प्रत्येक लेखा वर्ष के लिए अलग अलग खाता बही रखी जाती है, तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है खाता बही एक सहायक बही है, ये बिल्कुल गलत है, मूल प्रविष्टि होता है। ऑप्शन यानी खाता बही है तो ऑप्शन ए मुख्य पुस्तक, ऑप्शन बी सहायक पुस्तक, ऑप्शन सी स्मरणार्थ पुस्तक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन यानी ए सही होगा, यानी मुख्य पुस्तक है। खाता बही में दर्शाए जाते हैं व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते, नाममात्र खाते, ये सभी, यानी ये सभी वाला ऑप्शन सही है। इससे खाता बही का मुख्य उद्देश्य होता है कुल विक्रय की जानकारी देना, कुल क्रय की जानकारी देना, लाभ हानि की जानकारी देना, एक स्वभाव के सभी व्यवहारों को सामूहिक परिणाम बताना। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें आपका ऑप्शन यानी घ सही है, एक स्वभाव के सभी यानी व्यवहारिक समूहों के परिणामों को बताना। नेक्स्ट है खाता बही में पृष्ठ संख्या लिखी जाती है। तो खाता बही में यानी पृष्ठ संख्या लिखी जाती है नकल बही या पंजी की, खाता बही की, क और ख दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी क सही है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नकल बही में यानी डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष के मदों को खाता बही में अंतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो अंतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संक्षिप्तीकरण, वर्गीकरण, खतौनी, प्रक्रियाकरण। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो इसमें देखिए खतौनी यानी पोस्टिंग वाला ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट है खातों का शेष निकालने का अर्थ है। तो खातों का शेष निकालने का अर्थ क्या होता है, तो खातों का यानी शेष निकालने का अर्थ क्या होता है, तो डेबिट पक्ष एवं क्रेडिट पक्ष के योगों का अंतर करना है, यानी इसका अर्थ होता है। खतौनी का अर्थ है व्यवहारों को उल्लेखित करना, यानी किसी भी दो खाते में, संबंधित खाते की डेबिट और क्रेडिट पक्ष में, एक खाते के डेबिट और क्रेडिट पक्ष में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी एक खाते के डेबिट तथा दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में ऑप्शन सही है। उसके बाद से नाममात्र खाते का यानी क्रेडिट शेष दर्शाता है। तो नाममात्र खाते का क्रेडिट शेष दर्शाता है, इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा क्रेडिट शेष दर्शाएगा, तो व्यवसाय की आय। नेक्स्ट है प्रारंभिक पुस्तकों की यानी खतौनी में लिखा जाता है, प्रारंभिक प्रविष्टि की खतौनी यानी में लिखा जाता है, तो वो शेष नीले यानी बैलेंस सी डी, बैलेंस बी डी, वेरियस अकाउंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो बैलेंस बी डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है खाता बही में पृष्ठ संख्या लिखी जाती है। तो खाता बही में पृष्ठ संख्या लिखी जाती है खतौनी के समय। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका यानी आपका हम लेखांकन सिद्धांत यानी मानक सिद्धांत जो भी थे वो, और डबल एंट्री सिस्टम, फिर से जर्नल और लेजर यानी चैप्टर को कवर किए। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो यानी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब, आपके माता पिता को नमस्कार।